अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूँ सहरिश सलीम। व्यूअर्स, जून में मुल्की दर्जा हरारत में मज़ीद हिद्दत और सियासत में शिद्दत बढ़ने का इम्कान जो है वो नज़र आ रहा है। इस गर्म मौसम में मुल्की हालात भी सियासी, मुआशी और अदालती मुहाज भी खासे गर्म रहने का इम्कान है। मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में नैब तरामीम, इलेक्शन एक्ट, मखसूस सीटों के केसेस समेत अहम मामलों पर भी समाअत होने जारी है। रवां माह के पहले अशरे में बजट पेश किए जाने का भी इम्कान है, जिसमें मुल्क की अगले साल की मुआशी सिमत का तयन भी किया जाएगा। और इसी माह ही अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक और हुकूमत की जानिब से मुफाहमत या फिर मज़ाहमत कौन सी पॉलिसी इख्तियार की जाएगी, इसका भी हतमी तयन होगा। किस्सा मुख्तसर ये कि रवां महीना हर लिहाज से फैसला कुन है और दूसरी जानिब इंडियन इलेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। इस बार भी मोदी की साबिक हुक्मरान जमात का पलड़ा भारी रहने की पेशगोई की जा रही है। अब तक के मुख्तलिफ पोल्स यही पेशगोई कर रहे हैं कि बीजेपी इस बार भी हुक्मरान जमात होगी। मोदी के दोबारा वज़ीर आज़म से खत्ते की सूरत हाल में क्या तब्दीली मुमकिन है और क्या पाक इंडिया रिलेशन में बेहतरी की कोई उम्मीद है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में रिजवान रज़ी साहब, डॉक्टर फ़ारूक सलीम हमें ज्वाइन करेंगे, अनवर रज़ा और आमिर सईद अब्बासी भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले सर मैं आपसे शुरू करूंगी। 3 जून कल फैसला आना है रिजर्व सीटों का और एक दो दिन पहले कोर कमेटी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है चीफ जस्टिस पर। क्या लगता है, क्या वजह सामने आ सकती है? देखिए, जो जंग के बाद मुक्का याद आए वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। उन्हें बड़ी ताख़ीर से इसका पता चला कि उनको नहीं करना चाहिए। पहले वो उनको दबंग जज भी कहते रहे हैं और उनको बड़ा वो क्रेडिबल जज भी कहते रहे हैं, लेकिन अब एकदम जिस तरफ चल पड़ा है, ख़ास तौर पे लाइव दिखाने के हवाले से नज़र आ गया है कि उस बेंच के अंदर हमारी पजीराई कितनी हो सकती है। हालांकि मेरे ख्याल में पजीराई उनकी 2-3 से होगी, 3-2 से होनी चाहिए थी, ये मेरा अंदाज़ा, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन बंदा प्रेडिक्ट कर रहा होता है उसके हवाले से, लेकिन वो 4-1 से उनकी पजीराई हुई है। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी संडे के रोज़ अदालत खोल कर, आज अगर हम देखें तो उन्होंने अदालत खोलकर रोस्ट्रम चेंज किया है और 6 तारीख वाला केस जो है वो 3 को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है, जल्दी कर दिया है। हो सकता है अब ये चीज़ें बड़ी ऑब्वियस नज़र आ रही है ना, आप उसकी तो 100 तरह की लॉजिक क्रिएट करें। यहाँ पे एक ऐसा ऑर्डर पास हुआ है कि पाकिस्तान के खुफिया अदारे, पाकिस्तान इस वक्त वॉर अगेंस्ट टेरर में है। मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हमला करती हैं और इन दहशतगर्द तंजीमों की कम्युनिकेशन जो होती है उसको आपस में ट्रेस करने के लिए उनकी कम्युनिकेशन को आप मतलब कि ट्रेस करते हैं। अब वहां पे एक नाबगा रोजगार किस्म का हुक्म आ गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि जनाब आप इनकी जासूसी नहीं कर सकते जी। यकीनन उसके अंदर खामी है, उसका कोई तरीकाकार वजह होना चाहिए और फोरम होना चाहिए जो आंसरेबल हो। अगर किसी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक होती है यकीनन होना चाहिए, लेकिन जंग के अंदर अगर आप तोप के ऊपर बैठ जाएंगे जाके, नहीं पहले मेनू चेक करवाओ गोला कि में चलाना है, ठीक है ना, जबकि आप उस शोबे के माहिर भी ना हो, तो फिर ये एक किस्म का क्योस क्रिएट करने की सूरत है। और 30 जून तक मैंने आपको बताया था कि पीटीआई और उसके जितने भी हामी जिस शोबे में भी बैठे होंगे वो क्योस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। आज आपने अपने इंट्रो में भी बता दिया है कि ये जून जो है ये बड़ा सख्त है, नहीं सियासी हवाले से भी बड़ा होगा। और जनाब इसके अलावा आप देखिए 6-7 को बजट इजलास है, हम जनाब डॉक्टर फारूक सलीम साहब की इमामत के अंदर बजट का जायजा भी लेंगे हैं और 7 तारीख को बजट पेश होना है, वो भी अपनी जगह के ऊपर एक इम्पोर्टेंस का हामिल है। तो बहरहाल पॉलिटिकल प्रेशर थ्रू डिफरेंट मुझे तो नज़र आ रहा है बढ़ता हुआ, लेकिन गवर्नमेंट सस्टेन करेगी। वो 4 को वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो चीन के दौरे पे भी जा रहे हैं। बिल्कुल, इसी पर छोटा सा कमेंट डॉक्टर साहब आपका भी लेना चाहूँगी कि वही पीटीआई जो वक्तन फ़वक्तन ये कहती रही है कि हमें जजेस पर भरपूर एतमाद है और जजेस ही फैसला करेंगे, और अभी एकदम से आना क्या मतलब रखता है? आज मुझे लगता है कि आप सियासत भी कवर करना चाह रही हैं, अदालत भी कवर करना चाह रही हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सर हमारा वीक का लास्ट प्रोग्राम है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे वीक में या जो भी चीज़ें हुई हैं हम आज कवर कर लें। इसी हवाले से जो केसेस लगे हुए हैं, चाहे वो नैब तरमीम के हवाले से हों, मुझे उनका कोई डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो कोई 24 करोड़ पाकिस्तानी से नजर नहीं आता।
चाहे वो मुख्तस नशिस्तों का मामला हो, उसमें भी कोई 24 करोड़ पाकिस्तानियों का डायरेक्ट जो जी। है मफाद नहीं है। इलेक्शन एक्ट है लगा हुआ केस, उसमें भी कोई 24 करोड़ पाकिस्तानियों को कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं। असल बात यह है कि 52,000 जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं जो पेंडिंग हैं, उनका क्या होना है। यहाँ पे आम आदमी गया हुआ है, खैर सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी की पहुंच मुश्किल है। तो ठीक। 23 लाख पाकिस्तान की अदलिया के अंदर केसेस इस वक्त पेंडिंग पड़े हुए हैं। आप ठीक। अंदाजा कीजिए रली साहब के हर 15 पाकिस्तानी खानदानों में से एक खानदान ऐसा है जो किसी ना किसी मुकदमे में फंसा हुआ है, सही। और वो बनते हैं को 22-23 लाख मुकदमा जो पेंडिंग है, उनके ऊपर कोई बात नहीं होती। बात सारी तरमीम जो नैब की तरमीमें हैं, मुख्तलिफ नशिस्तें हैं, इलेक्शन एक्ट है, उनका क्या होगा जो 23 लाख फंसे हुए। ठीक। रजी साहब से एक जगह इख्तिलाफ, मुझे नहीं लगता कि सियासी मैदान में कोई तब्दीली आने वाली। देखिए 10 अप्रैल 2002 अगर आपको दिन याद हो, जिस दिन खान साहब की कुर्सी गई थी, और आज आ गया 2 जून 2024, जी। कोई 784 दिन मैंने गिने हैं, और कोई एक क्रेडिट उनको बानी तहरीक के जो हैं उनको जाता है कि तकरीबन 90% जो गुजरा है पिछले 784 दिन, फोकस उनके ऊपर ही रहता है। कोई नया बयानिया लाते हैं, कोई नया बम फाड़ते हैं, गोल उनका बिल्कुल क्लियर है कि वजारत उज़्मा की कुर्सी किस तरह वापस, और उनकी हिकमत अमली भी बड़ी वाज़ेह होती चली जा रही है कि वो उनके ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट उनको दिलवा सकती है, और दबाव सारा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ही आना है जी। या डाल। इस सारे खेल में भी 24 करोड़ के मफादात कहीं नहीं, एक कुर्सी का खेल है और एक हिकमत अमली। तो मुझे नहीं लगता कि 784 दिन जो गुजरे हैं, अगले जो जून का महीना उससे कोई फर्क गुजरे हैं, ना अदालती हवाले से और ना सियासी हवाले से। असल खेल है मईशत का, और असल खेल होगा जो बजट आएगा उससे हुकूमत की पॉलिसी पता चलेगी। ठीक है। अनवर रज़ा साहब, नैब तरमीम केस के हवाले से भी तहरीरी फैसला जारी किया गया है। उसमें कहा गया है कि बराह रास्त समाअत को दिखाना सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले खुद ही परमिशन भी दी गई थी, इसी पर बाकायदा लाहे अमल जो है वो बनाया गया था। और अगर देखा जाए तो केपी हुकूमत ने तो इसलिए कहा था कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनको बराह रास्त नशर किया जाता है, तो इसीलिए इस केस को भी बराह रास्त जो है वो नशर किया जाना चाहिए, और किया भी है। और अभी क्या वजह है कि एकदम से इस तरह का फैसला आया है कि ये सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकता है? किस तरह से अंदाज़ा लगाया जा सकता है? देखिए, हमारे यहाँ जो सियासी केसेस होते हैं वो सियासी तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे मुकदमात जिसकी वजह से जो पॉलिटिकली आप बनाते हैं सियासी मुकदमात होते हैं, उसके दो फ़ायदे होते हैं। एक तो वो जिसके खिलाफ बनाए जाते हैं उसको क्रश किया जाता है, और दूसरा वो कि उसके फैसलों से जो हुकूमत होती है वो डिस्टर्ब होती है या नहीं होती, ये भी देखा जाता है। इसी को बुनियाद बनाकर शायद फैसले भी किए जाते हैं, और हमने देखा भी है माजी में। आप ये देखिए ना कि आप ऐसे पॉलिटिकल केसेस को जब बराह रास्त दिखाएंगे तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। पॉलिटिकल केसेस से मुतालिक लोगों को, आवाम को कोई गर्ज नहीं है। उसका फायदा डेफिनेटली किसी को फायदा होगा और किसी को नुकसान होगा। फायदा आवाम को क्या होगा, जब आप बजट में उन्हें रिलीफ देंगे, जब आप हकीकी मायनों में महंगाई को कम करेंगे। आप महंगाई की शरह को कम करने से मुराद ये नहीं कि आप ग्राउंड रियलिटी पर, ग्राउंड पर अगर देखें तो चीज़ों की कीमतें उसी तरह हैं एज इट इज़ जिस तरह पहले थी। लिहाजा आवाम को जो रिलीफ मिलेगा उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि हुकूमत परफॉर्म कर रही है। फिर गुड गवर्नेंस के हवाले से हमने बात की थी। आप देखें कि जब फैसलों में तजाद होगा तो पॉलिटिकली गवर्नमेंट को नुकसान होगा और आपकी गुड गवर्नेंस को भी इसका फायदा नहीं होगा। इससे ये देखा जाएगा कि आपके अपने माबैन कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है जो आपकी हुकूमत को नुकसान दे सकता है। लेकिन ये बात ठीक है कि ये हुकूमत जो है इस पे सियासी हिजान बरकरार रहेगा पॉलिटिकली, लेकिन ये हुकूमत रन करेगी। आप देखेंगी कि माशी सूरत आहिस्ता आहिस्ता वो भी बेहतर होगी। उसकी वजह यह है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है और SIFC जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान आए, और बहुत सारे आपके दोस्त मालिक ने कमिटमेंट्स कर रखी हैं, और आने वाले दिनों में आप देखेंगी कि बजट के बाद वो कमिटमेंट्स पूरी भी होंगी और आपकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो भी होगी, और उसके साथ साथ बजट के बाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो भी आपकी हुकूमत में शामिल होगी। तो इसलिए आपकी जो हुकूमत है वो कुछ ना कुछ बेहतर होगी, और जो कमज़ोर हुकूमत दिखाई देती है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आने से उसको तक़वियत मिलेगी और आप बेहतर तरीके से फैसले कर सकेंगे। ठीक है, देखेंगे आने वाले दिनों में क्या होता है। आमिर, आपसे पूछना चाहूँगी कि एक तरफ तो जो केसेस हैं वो बनाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात भी की जा रही है। नूली के रहनुमा ने यह भी कहा है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने यह भी कहा है कि ट्वीट डिलीट कर दी जाए तो हम फिर से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। क्या वजह है, क्या हो सकता है, ये हुकूमत आखिर चाहती क्या है?
देखिए, इस हुकूमत के पास तो मेरा नहीं ख्याल कि ना ये इख्तियार है कि किसी को माफ़ कर सकें और ना ही किसी के केसेस ख़त्म कर सकें। बहरहाल ये केसेस जहाँ पर बनते हैं वहीं से ख़त्म होते हैं। हमने देखा इससे पहले जो दीगर सियासी रहनुमा थे उनके भी केसेस जहाँ पर बनते थे और फिर ख़त्म भी वहीं पर होते थे। ये जो सियासी जमातों का रोल है, आपने देखा होगा, ये बहुत से बच्चों को ना वो खिलाया जाता है कि आप ना मुक्का मारेंगे तो पूरी सी पूरी इमारत नीचे गिर जाएगी जी। तो उससे लगता है बच्चे को कि यार मैं ये मुक्का मार रहा हूँ और ये इमारत नीचे गिर रही है, हालांकि उसको पीछे से हिलाने वाला कोई और होता है और उसके बड़े होते हैं। तो इसी तरह इस हुकूमत का भी यही हाल है कि ये समझते हैं कि ये मुज़ाकरात या ये केसेस बनाएंगे और ख़त्म होंगे, ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ कुछ दोस्तों का ये ख्याल है कि जो अवाम की फिक्र नहीं है किसी को और जो बानी पीटीआई हैं वो सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए, तो क्या दीगर सियासी जमातें वो इक़्तिदार के लिए नहीं सियासत करती? तमाम सियासी जमातों का ये हक है और तमाम सियासी जमातें इक़्तिदार के लिए ही, पावर में आने के लिए और फिर अवाम को डिलीवर करने के लिए इक़्तिदार में आते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि बाकी सियासी जमातों ने कोई जो है वो फी सबीलिल्लाह जो है वो इस इक़्तिदार में आते हैं, वो भी इसी काम के लिए आते हैं, बाकी भी आते हैं और बानी पीटीआई भी इसी के लिए जदोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं। और इसके साथ साथ जो लिटिगेशन की बात होती है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा लिटिगेशन है। देखें, मैं आपको बताऊं कि ट्रायल कोर्ट्स में तो बहुत सी पर्सन टू पर्सन लिटिगेशन होती है। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लेवल के ऊपर लिटिगेशन होती है, जो मुकदमेबाजी है, उसमें 60% मुकदमात वो होते हैं जो स्टेट और जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज होते हैं उनके साथ होते हैं, जहां पर जो मुतल्लिका इदारा है वो काम नहीं करता, लोग रिट में आते हैं, वहां पर आकर फाइल करते हैं कि हमें ये हक दे दें। पुलिस ज्यादती करती है, वो हाई कोर्ट में आते हैं। कोई और महकमा रेवेन्यू है वो ज्यादती करता है, वो हाई कोर्ट में। तो अदालतों के ऊपर जो बोझ है वो भी इन्हीं जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है उनके फेलियर की वजह से होता है सबसे ज्यादा लिटिगेशन। तो नहीं यार, बहुत सिविल कोर्ट जो है भाई मेरे प्यारे भाई, सिविल और सेशन कोर्ट भी यहाँ पे होती है जिसके लाखों जजेस होते हैं, वो अपना काम नहीं करते तो हाई कोर्ट पे आता है। मैं 15 साल हाई कोर्ट रिपोर्टिंग भी की है, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टिंग भी की है। जो मामला सिविल कोर्ट के ऊपर निपट जाना चाहिए वहां पे मुकदमा भुगता है भाई। जज साहब मुकदमा सुन रहे हैं, कान के अंदर उन्होंने ये टूटियां लगाई हुई हैं। अब पता नहीं वो मुझे सुन रहे हैं या नीचे मोबाइल रखा हुआ टिक टाक सुन रहे हैं, मेरे वकील को सुन रहे हैं। यहाँ पे ये बेड़े गर्क हुए पड़े हैं। जब लोअर कोर्ट काम नहीं करती तो हाई कोर्ट पे प्रेशर आता है। ये सुनी सुनाई बात ना किया करे क्लीशेस, हमने ग्राउंड रियलिटीज में जाके देखा हुआ है भाई। सर, मैं भी 15 साल से ये रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। आप अगर हाई कोर्ट की कॉज लिस्ट देखें तो उसमें 60% जो केसेस होते हैं वो अगेंस्ट द स्टेट होते हैं, अगेंस्ट कॉम्पिटेंट इदारा होते हैं, काज लिस्ट के अंदर रेवेन्यू होते हैं। काज लिस्ट के अंदर भाई प्यारे भाई कुछ जजेस ऐसे भी तो होते हैं ना जिनकी कॉज लिस्ट के अंदर 2 या 3 केसेस लगे होते हैं, ठीक है। वो लाडले जजेस होते हैं ना, उनको बगैर मेरिट के बनाया गया होता है। किसी खास कोटे पे किसी खास जज का बेटा होने की वजह से, दामाद होने की वजह से, भतीजा होने की वजह से बनाया गया होता है। भी एक जज की काज लिस्ट के अंदर 250 केसेस आप लगा देते हैं और दूसरे जज की काज लिस्ट में 3 केसेस होते हैं, ठीक है ना। देखिए, ये भी तो होता है ना। देखिए आमिर भाई साहब, बात सुने। आप कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं और आपको बड़ी अच्छी तरह पता है। ये आप देखें, सिविल से सेशन, सीनियर सिविल जज, फिर सेशन, फिर एडिशनल सेशन, फिर हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। मुझे बताएं, क्या ये एग्जांपल हम कोर्ट कर सकते हैं कि एक बंदा मर गया उसके बाद उसको इंसाफ मिला? बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, हम मान लेते हैं आपकी फांसी लग गई। मुझे ये बताइए, इस सारी सिचुएशन को देखिए, इसमें मुझे एक बात का आप जवाब दे दीजिए। आप फेलियर के गुड गवर्नेंस नहीं है, फाइन, अदालतें काम नहीं कर रही, इदारों में रिफॉर्म्स की जरूरत है। इसमें मुझे बताएं, आम आदमी पिसता है कि नहीं पिसता? मुझे इस बात का आप जवाब दे दीजिए। वो सेशन कोर्ट हो, वो सीनियर सिविल जज हो, वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, आम आदमी पिसता है कि नहीं पिसता? उसका केस लगने के लिए उसे महीनों नहीं सालों इंतजार करना पड़ता है, उसका केस नहीं लगता। मुझे बताएं, इसका कौन जवाब देगा? अदालतें देंगी, हुकूमत देगी या आप देगा? अनवर भाई, यहाँ पे हाई कोर्ट कामल इंडिपेंडेंट है लोअर जुडिशरी को मैनेज करने के लिए। हाई कोर्ट के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी का जज होता है, जरा देखें तो सही उसके प्लाटों की फहरिस्त कितनी लंबी होती है। मतलब ये हर हाई कोर्ट के अंदर ये बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। आप इनको पूछे तो कंटेम्प्ट का नोटिस जारी हो जाएगा। भाईजान, आपने लोअर कोर्ट मैनेज करनी है ना, तो आप कीजिए। वो नहीं हो रहा तो प्रेशर आपके ऊपर आ रहा है, तो ये जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती कि जनाब चूंकि हमारे ऊपर प्रेशर बहुत है, काम बहुत है, तो हम काम नहीं करते। पहली तो बात ये है पूरे लोग काम कीजिए। प्लीज कंटिन्यू कीजिए। मैं क्लियर करता हूं जी, थैंक यू। रजीज साहब, मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखें, सबसे ज्यादा केसेस किसके होते हैं? जमीनों के होते हैं, झगड़ों के होते हैं, पुलिस के होते हैं। उसमें होता क्या है कि फॉर एग्जांपल कि अगर हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट प्रॉपर्ली काम करे तो अदालत में लोग क्यों आएंगे? अगर
ایک جو کنسرن ریونیو آفیسر ہے وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرے, وہ اپنا جو سرو کرنا ہے لوگوں کو وہ اگر کرے, تو پھر لوگوں عدالتوں میں دھکے کھانے کا لوگوں کو شوق ہے کوئی. پولیس کا معاملہ ہے, جھگڑے ہیں, لڑائی جھگڑے ہیں, اگر وہاں پر پولیس اچھے طریقے سے وہاں پر کام کرے, کرائم کو کنٹرول کرے, باقی چیزوں کو کنٹرول کرے, تو وہاں پر عدالتوں پہ بوجھ کم آتا ہے. تو ہمیشہ جب بھی عدالتوں پہ بوجھ پڑتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں وہاں پر جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے فیلئر کی وجہ سے ہوتا ہے. اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لوگ, میں نے یہ 60% کہا تھا ویسے, کہ 60% جو کیسز ہیں وہ اگینسٹ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, اگر آپ ان تمام مقدمات کو دیکھ لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جو تمام کیسز ہیں بہرحال ان کا فیصلہ تو عدالتوں نے ہی کرنا ہے. اب عدالتوں میں جب ایک کے حق میں آرڈر ہوتا ہے تو وہ اپیل میں چلے جاتے ہیں, تو یوں لٹیگیشن جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انور رضا صاحب بھی بات کر رہے تھے نا کہ دیکھیں عوام کی فکر کسی کو نہیں ہے, تو عوام کی فکر تو کرنا ہے گورنمنٹ نے کام. اب گورنمنٹ اگر صبح سے شام تک تمام جو اپنے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے اوپر سرو کرے گی, وہ صبح سے شام تک یہ سیٹل کرے گی کہ مخالفین کے خلاف کیسز کتنے بنانے ہیں. وہ جو اقتدار سے آنے سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نیب کو ختم کر دیں گے, انہوں نے نیب کے قانون کو مزید سخت کر دیا. وہ جو کہتے تھے کہ ہم نے 90 روز کے ریمانڈ کو 14 دن کے ریمانڈ کے اوپر لیا ہے, انہوں نے آج 40 دن کا ریمانڈ کر دیا. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ظاہری بات ہے اپنے سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے, سیاسی مخالفین کے خلاف ہے. صاحب کیا یہ جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے کہ کیا اگر عدالتیں کام نہیں کر رہی, پولیس کام نہیں کر رہی, اگر ریونیو آفیسر کام نہیں کر رہا, تو کیا عدالتیں انصاف دینا چھوڑ دیں؟ انصاف میں تاخیر انصاف کو قتل کرنے کے مترادف ہے حضور والا. ہم یہاں پر عدالتوں کو ڈسکس کریں کہ عدالتوں کو سپیڈی ٹرائل کرنے کی ضرورت ہے. عدالتیں سیاسی مقدمات کو تو سپیڈی ٹرائل کرتی ہیں, لیکن عام آدمی کے کیس کو سالہ سال لگ جاتے ہیں, وہ مر جاتا ہے, اس کا کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا. ہم تو یہ بات ڈسکس کریں جس کی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر صاحب اکثر یہ بات کرتے ہیں 130 پوزیشن پہ ہے ہماری عدلیہ. تو آپ دیکھیں نا عدلیہ میں نچلے, اگر آپ سول جج کی عدالت میں دیکھیں, وہاں پر دیکھیں نچلے لیول پہ کیا کرپشن نہیں ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں, اس پہ توہین عدالت لگ جائے گی. اب یہ زبان سے دے ہم یہ بات نہیں کہ وکیل کو چھوڑیں جج کو کر لیں. مجھے بتائیں کہ عدالتوں میں یہ بات نہیں ہوتی. آپ یہ 70 دفعہ بات دن میں کرتے ہوں گے, میں کرتا ہوں گا. تو ہمیں اداروں میں اصلاحات کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سارا اٹھا کر بوجھ گورنمنٹ پر ڈال دیں اور گورنمنٹ کہے کہ عدالتیں کام نہیں کر رہی. اس میں مجھے بتائیں پس کون رہا ہے؟ عام آدمی. سیاسی جو ہے مقدمات ہے تو سیاسی لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں, اگر کوئی کرپشن کے کیسز ہے تو نیب اس میں فائدہ اٹھا لیتا ہے. عام آدمی کہاں جاتا ہے؟ مجھے بتائیں عام آدمی کو گورنمنٹ نے, عدالتوں نے, اداروں نے انصاف فراہم نہیں کرنا, کس نے کرنا ہے؟ ہم تو رو رہے ہیں کہ عام آدمی کو انصاف کون فراہم کرے گا؟ اس کا جواب بتائیے کہ کیا گورنمنٹ کا یہ فرض نہیں, اداروں کا فرض نہیں, عدالتوں کا یہ فرض نہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ جہاں آپ کے مرنے کے بعد آپ کو انصاف ملے؟ بالکل اچھی امید کے ساتھ ہم اس کا انتظار ہی کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ پچھلے سال جی ٹی پی گروتھ کا جو ہدف تھا وہ مقرر کیا گیا تھا تقریباً 3.5%, لیکن جو حاصل ہوا وہ تھا 2.4%, اور اس بار جو مقرر کیا گیا ہے وہ 3.6% ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ حقیقت پر مبنی ہے؟ کیا اس بار یہ ہدف حاصل ہو سکتا ہے؟ جی پہلے ایک سیاسی کامنٹ کروں, پھر میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں. دیکھیے میں 100% عباسی صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ سیاست کرتی ہے طاقت کے اصول کے لیے, لیکن سیاست اور بغاوت اس میں تفریق کرنا ہر جماعت کا فرض ہے. سیاست اور بغاوت میں کیا تفریق ہے یہ شاید پی ٹی آئی جو ہے وہ بھول جاتی ہے. اچھا, آپ کا سوال بڑا زبردست ہے, اور اگر اس کا میں ڈائریکٹ جواب آپ کو دینا چاہوں, اس کا ایک تو جی ڈی پی گروتھ کا بڑا ڈائریکٹ تعلق ہے بجلی کی قیمت سے, اور یہ صرف پاکستان نہیں دنیا بھر میں یہ یاد. اگر آپ کے پاس مہنگی بجلی ہوگی اپنے ہمسایہ ملک کے مقابلے میں, اگر آپ کے پاس مہنگی بجلی ہوگی ایکسپورٹ مارکیٹ میں جن ممالک کے ساتھ آپ کمپیٹ کر رہے ہیں, نہ آپ کا جی ڈی پی بڑھے گا نہ آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گا. اب ہمارے یہاں ایسا ہے کہ پاکستان میں لگ بھگ 16 سینٹ کا ایک یونٹ بک رہا ہے بجلی, اور انڈیا میں وہ تقریباً 8 سینٹ کا ہے, اور بنگلہ دیش میں تقریباً 9 سینٹ کا ہے, چین میں تقریباً 8 سینٹ کا ہے. تو آدھی قیمت بجلی کی ہے انڈیا, بنگلہ دیش, چین کے اندر. اور جب تک یہ بجلی کا ریٹ نیچے نہیں آئے گا جی ڈی پی گروتھ نہیں ہو پائے گی. جب تک بجلی کا ریٹ کمپیریٹیو نہیں ہوگا ایکسپورٹ نہیں ہو پائے گی. تو یہ جو حد رکھا گیا ہے جی ڈی پی کا, یہ حوصلہ افزائی کے لیے آپ سمجھ لیجیے رکھا گیا ہے, اس کو اچھی کرنا مشکل ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس کا ایک اور پہلو بھی تو ہے نا کہ آئی ایم ایف کے انڈر جو بھی پروگرام کے انڈر جو بھی ملک چل رہے ہوتے ہیں وہاں پہ اس طرح لتھارجک قسم کا ہی جی ڈی پی گروتھ ریٹ آتا ہے. وہ آئی ایم ایف کے انڈر چلتے ہوئے اکانومیز کا کبھی بھی 5.5% پلس پہ نہیں گیا سر. دیکھیے رضی صاحب, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پلان جو ہے وہ آئی ایم ایف کا امپلیمنٹ کرنا ہے یا کوئی ہوم گرون پلان ہے.
इथियोपिया ने अपना प्लान दिया, IMF के पास लेके गए कि हम ये हमारा प्लान है, इसके ऊपर हम अमल दरामद करेंगे, इसके ऊपर हम मुज़ाकरात करेंगे। ये बहुत सारे ममालिक ने ऐसे किया है। इंडिया ने ये किया 1992 में, IMF को अपना प्लान लेके जाते हैं। हमारे पास क्योंकि प्लान नहीं होता तो फिर जो IMF का प्लान आता है उसके ऊपर हमें अमल दरामद करना पड़ता है। तो मैं जैसे कह रहा हूँ कि कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है IMF को, और कुर्बानी का बकरा बनाना हमारा एक कल्चर भी बन गया है। और फिर जैसे आई थिंक काला तरीन जो है वो बकरा इस वक्त IMF। बिल्कुल प्लान अपना तैयार करने की जरूरत है, सारा मलबा IMF पर डाल दिया जाता है। अवामी रिलीफ से रिलेटेड है। डॉक्टर साहब ने काला तरीन कहा तो मुझे जहांगीर तरीन साहब का फॉर्म याद आ गया। ठीक है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। फॉर्म से आया है बकरा। जी बिल्कुल सर, ब्रेक का वक्त हुआ, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए पब्लिक न्यूज़। वेलकम बैक। कुछ ही दिन में बजट पेश करने का जो सिलसिला है वो शुरू होगा, और अगर हम बात करें अवामी रिलीफ की तो इस बार भी कुछ ख़ास अच्छे इम्कानात नज़र नहीं आ रहे हैं। लग नहीं रहा है कि इस बार जो है वो जिस तरह की मामूली रिलीफ दिए जा रहे हैं, बजट में इस तरह की कोई इस्लाहात की जाएंगी। अनवर साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि क्या लगता है कि आपको कुछ अवामी रिलीफ के लिए कुछ रखा गया होगा बजट में? जी, बजट में पहले तो जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाह में 15% जो है वो इजाफा किया जाएगा। ये एक रिलीफ है जो दिया जाएगा। ये ऊँट में ज़ीरे के मुतरादिफ भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो महंगाई की शरह वो कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, और अब जो आपको पता है कि तनख्वाहें जिस तरह बढ़ती हैं वो कुछ भी नहीं होता, वो आटे में नमक के बराबर होता है। दूसरा, आवाम को रिलीफ देने के हवाले से ये इन्होंने तय किया है, हमारी परवेज़ मलिक साहब से बात हो रही थी, उनके साहबजादे अली परवेज़ मलिक से, तो उन्होंने बताया कि ज़ाहिर है वो जो बिजली है वो 200 से ऊपर वाले जो लोग हैं उनको टैरिफ में लाया जाएगा, उनके लिए बढ़ाई जाएगी। आम आदमी को इस तरह रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन मुश्किल होता है। 200 यूनिट भी आपको पता है कि जिनके नहीं भी होते हैं उनके भी बिजली के बिल इसी तरह आते हैं। और बाकी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में उन्होंने कहा कि हम कंट्रोल कर रहे हैं कि किसी तरीके से आवाम को रिलीफ दिया जाए, पेट्रोल प्राइसेस कम करके कीमतों को नीचे लाया जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस बजट में उस तरह रिलीफ दिया जा सकेगा जिस तरह माजी में होता है, क्योंकि पेंशन के हवाले से आपको पता है कि एक ये गवर्नमेंट में भी किया जा रहा है कि आइंदा पेंशन को ख़त्म किया जाए, और इस हवाले से भी एक प्रपोजल चल रही है। लेकिन देखिए कि इतना बड़ा बोझ है पेंशन का। हमारे यहाँ सरकारी मुलाजमत की क्यों जाती है कि आपको मेडिकल और जब आप रिटायर्ड होते हैं कि आपको पेंशन मिलेगी, ये एक बुनियाद होती है सरकारी मुलाजिम के लिए, और ये ग्रेड 16 के लोगों को ज़्यादा होता है। ग्रेड 17 के लोगों को शायद ना तो मेडिकल की ज़रूरत होती है उस तरह, और ना ही शायद उन्हें पेंशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो अच्छी अच्छी पोस्टों पर, पुरकशिश पोस्टों पर रहकर अपने इंटरेस्ट को वॉच कर लेते हैं। हमारे यहाँ ऐसे ही होता आ रहा है। और एक बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ पर आप देखें, हम इस्टेब्लिशमेंट पर भी बात करते हैं, हम सियासतदानों पर भी बात करते हैं, सहाफ़ियों पर भी बात करते हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी जो है, जो इस मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत है, उस पर बात नहीं की जाती। अगर की भी जाती है तो वो इतने तगड़े हैं कि शायद उनके केसेस उस तरह नहीं चल पाते जिस तरह बाकी लोगों होते हैं, और ना ही वो उस तरह मीडिया की ज़िन्नत बनते हैं। ये एक प्रॉब्लम भी अपनी जगह पर मौजूद है। आपने रिलीफ की बात की थी, तो मुझे नहीं लगता कि इस बजट में आवाम को उस तरह का रिलीफ दिया जाए, क्योंकि माशी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है हमारी वो बड़ी वर्स्ट है, और उसको अगर देखा जाए तो आवाम को रिलीफ मिलना मुश्किल है। सिर्फ तनख्वाह में मामूली सा इजाफा जो है वो किया जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, अनवर साहब ये कह रहे हैं कि अवामी रिलीफ मिलना मुश्किल है। पिछले साल जब GST 18% किया गया था तो काफ़ी आवाम की चीखें हमने सुनी थी, और इस बार IMF ने ये तजवीज़ दी है कि 19% किया जाएगा GST, और इसको मेयारी शरह पर रखा जाएगा। मतलब अमीर और गरीब जो है वो एक ही टैक्स देगा। क्या ये इंसाफ है? देखिए, अगर 18% GST था और लोगों की चीखें निकल गई, अगर 1% उसमें इजाफा हो रहा है तो होने दीजिए, उससे कितना फर्क पड़ जाएगा। एक हाथ चीख और निकल जाएगी। दूसरी बात ये है, ये तो तय है कि चीख जरूर निकलेगी। हाँ जी। देखिए, इस चीज की तवक्को रखना कि विफाकी हुकूमत से कोई रिलीफ मिल जाएगी। अब 16 ट्रिलियन रुपीस का इस दफा जो है वो हद पर रखा जा रहा है रेवेन्यू का, यानी कि आमदन का। तो 16 ट्रिलियन में से 6 ट्रिलियन तो सूबों को बांट देना है, ठीक, और 10 ट्रिलियन सूद में चला जाना है। ठीक तो है, विफाकी हुकूमत तो खाली है। ओके, ये अगर तवक्को रखनी है तो सूबाई बजट से रखी जाए। विफाकी हुकूमत के पास तो कुछ नहीं, सूद देने के बाद और सूबों को बांटने के बाद अभी पेंशन देना बाकी है, जिसका अनवर साहब ने जिक्र किया। कोई 900 अरब या 1000 अरब की पेंशन आएंगी, कोई 1000 अरब की सब्सिडीज आएंगी, कोई 1400 अरब की ग्रांट्स देनी है, कोई 2000 अरब का दिफा है, और ये सारी चीजें करनी है खाली जेब से। तो सारा पैसा तो आपने दे दिया सूबों को। तो जब तक ये नेशनल फाइनेंस अवार्ड में कुछ मामला ठीक नहीं होता, विफाकी हुकूमत से किसी किस्म की रिलीफ रखना जो है वो तवक्को रखना ही गलत। एक चीज जो पक्की है वो ये है कि इजाफी टैक्स आएंगे,
देखिए इस वक्त जो लास्ट सेंसस आया था उसमें 3.5 करोड़ खानदान हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं। वो 3.5 लाख रुपया टैक्स दे रहे हैं, चाहे हुकूमत को भी हमें बताया कि टैक्स इकट्ठा नहीं होता। 3.5 लाख औसतन हर पाकिस्तानी खानदान टैक्स देता है। वो मुझे लगता है कि तकरीबन 4.5 लाख पे जा रहा है। 1 लाख रुपया इजाफी हर पाकिस्तानी खानदान पे नया टैक्स लगेगा, इसकी 100%। ठीक, बिल्कुल। रज़ी साहब, देखा आपने आज का हॉट टॉपिक हमारे पास, मोदी सरकार जो है वो फिर से एक बार जो है वो लग रहा है कि हुकूमत में आ जाएंगे, तीसरी बार से वज़ीर आज़म बन जाएंगे। अच्छा, वो वज़ीर आज़म बनते हैं या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात कुछ बेहतरी की जानिब जाएंगे? देखिए, बात ये है कि मोदी साहब जो हैं वो चल के पाकिस्तान आए थे। हाँ बिल्कुल। और इसी शहर में जहाँ पे मैं और आप बैठे हुए हैं यहाँ पे आए थे, और उन्होंने आके अच्छे जेस्चर का इजहार किया था। और उसके जवाब के अंदर जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे जनाब नवाज शरीफ साहब, उनको क्या कुछ सुनना पड़ा और क्या कुछ भुगतना पड़ा, और आज तक जो है वो उन्हें वो वाला ताना मिलता है बुद्धि का यार, उनके सियासी हलीफों की तरफ से भी और हरीफों की तरफ से भी। बिल्कुल। अच्छा, अब एक बात हमें मुस्बत नज़र आई, वो ये थी कि भारत के साथ ताल्लुकात की, माशी ताल्लुकात की बहाली के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुज़ामत होती थी, लेकिन जनरल रिटायर्ड कमर जवेद बाजवा साहब ने जो ऑफ द रिकॉर्ड इंटरव्यू दिए उसके अंदर उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि हम जो है वो नरेंद्र सिंह मोदी साहब को पाकिस्तान का विजिट करवाने के ऊपर कायल कर चुकी थी, पैरेलल जो टॉक हो रही थी ना उसके अंदर, लेकिन बानी पीटीआई ने बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर उनको वेलकम करने से इनकार कर दिया था। बल्कि इधर बाजवा साहब ने बुला के जर्नलिस्टों से गुफ्तगू की थी, उधर वो उसके तरफ चले गए थे। तो मैं इसे एक पॉजिटिव चीज़ देखता हूँ कि चले हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी ये एहसास हो गया है कि हॉस्टिलिटी अपनी जगह पे रहे। चाइना ने बहुत सारे इंडिया के इलाकों पे कब्जा कर लिया हुआ है और इंडिया को वो कुसकने नहीं दे रहा, जब चाहता है चपेड़े मार देता है। लेकिन इसके बावजूद उनका आप ट्रेड वॉल्यूम देखें, वो ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है $80 बिलियन बायलैटरल ट्रेड मैंने पिछले साल पढ़ा था, अब तो उसमें यकीनन इजाफा हो गया होगा। हमारा जो बेस्ट फ्रेंड है जिसके साथ हमारी जो तजारत है वो $15 अरब भी क्रॉस नहीं कर पा रही। हालांकि चाइना की तरफ से ये है कि आप जितनी भी चीज़ है जो भी है हमें बेच दें, हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लसेस हैं ही नहीं कि जो हम चाइना को ऑफर कर सकें, या अगर हैं तो हमारे और चाइना के कंपेटिटर सेक्टर हैं, मतलब उसमें चाइना हमसे मुकाबला कर रहा होता है, तो हम उनको कैसे कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, पहली बात तो ये है कि मोदी जो है वो वहाँ के कॉरपोरेट सेक्टर का नुमाइंदा है। वहाँ के कॉरपोरेट सेक्टर को रॉ मटेरियल चाहिए पाकिस्तान से भी और पाकिस्तान से बियॉन्ड अफगानिस्तान से भी। इन दोनों सूरतों के लिए उन्हें पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखने हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर अगर कोई भारत के साथ नॉर्मलिटी की बात करे या ट्रेड रिलेशन की बात करे, उसको इबरत का निशान तो नहीं बनाया जाएगा? ये वाला सवालिया निशान रहेगा किसी भी सियासी जमात के सामने। ठीक है आमिर, देखा जाए तो मोदी जो हैं वो हिंदू इंतहा पसंद भी हैं, देखा जाए तो ऐसा ही चल रहा है उनके मुल्क में, पूरे इंडिया में जिस तरह से मुसलमानों के साथ सलूक किया जा रहा है। अच्छा, देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो भी मुस्लिम कंट्री है, क्या तिजारत पर इसका कोई असर होगा या मफादात देखे जाएंगे यहाँ पर? देखिए, दुनिया में जहाँ भी ममालिक में कितने भी हॉस्टाइल रिलेशंस हों, जितने भी इख्तलाफात हों, जितनी सर्द जंग या हॉट जंग हो, तमाम सूरतों में तिजारत के ऊपर कभी भी और कहीं पर भी कोई कदगन नहीं लगाई जाती। ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के केस में ही है कि हम हमेशा जब भी तिजारत की बात होती है तो हम उसमें जो है वो इस्लाम और कुफ्र की जंग ले आते हैं। मेरा ये ख्याल है कि आप अगर इवन कितने हॉस्टाइल रिलेशंस हों चाइना और अमेरिका के, चाइना और इंडिया के, लेकिन कहीं पर भी वो तिजारत नहीं रोकते। इसके साथ साथ बहुत से दीगर ममालिक की भी मिसालें मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर कहीं पर भी तिजारत को नहीं रोका जाता। पाकिस्तान में ये क्योंकि हमेशा बहुत से जो सियासी रहनुमा इसके ऊपर इवन बात भी करें तो उन्हें भी जो है वो भारत नवाज और भारत का दोस्त करार दे दिया जाता है। ये बहुत ही अफसोसनाक है। लेकिन अब दोनों ममालिक ने इन तमाम चीज़ों से सीखा और अब क्योंकि बैकडोर में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं और आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि जो वज़ीर ख़ारजा है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने भी ये बात की कि बहुत से ताजरों की तरफ से ये डिमांड आ रही है
کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تجارت کو کھلنا چاہیے, اور ایون ہمیں نہ صرف بھارت کو ایکسس دینی چاہیے کہ وہ سینٹرل ایشین سٹیٹس تک یا افغانستان تک بھی اپنی ٹریڈ کرے, اور ہم پھر ان سے بہت اچھا جو ہے وہ اس کے اوپر ہم اپنی ارننگز کر سکتے ہیں, ہم ان سے جو ہے وہ فوائد لے سکتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں جو اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں, جو کانفلکٹس ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں, لیکن دوسری طرف تجارت اور دیگر جو چیزیں ہیں, کیونکہ ہم بہت سی چیزیں ہیں جو ہم انڈین چیزیں ہیں وہ ہم بایا دبئی لے رہے ہوتے ہیں, ہمیں کتنی وہ مہنگی پڑتی ہیں. ٹماٹر دیکھ لیں آپ, دیگر کھانے پینے کی چیزیں دیکھ لیں. اسی طرح بھارت کو بھی بہت سی ایسی اشیاء درکار ہیں جو پاکستان میں اگر ہم ڈائریکٹ ٹریڈ کریں تو ہمیں بہت آسانی سے وہاں پہ ارننگ ہو سکتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اب پاکستان کو بھی اور بھارت کو بھی اب آئندہ آنے والا جو بھی نئی ان کی حکومت ہے, اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ مودی ہی اس کو تھرڈ ٹائم جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے, تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک نئے دور کا آغاز کرنا چاہیے, اور جو اختلافات ہیں ان کو جو ہے وہ سائڈ پر رکھ کر جو تجارت ہے, جو معاشی گولز ہیں ان کو اچیو کرنے کی ضرورت. عباسی صاحب, یہ آپ مودی کی جیت کا اعلان کرنے سے پہلے فارم 47 کا انتظار کر لیں, کیونکہ وہاں پہ بھی بہت سارا جو مودی میڈیا ہے وہ فارم 45 پہ مودی کو جتا چکا ہے, اور جو ویسے وہاں پہ سارا میڈیا مودی میڈیا ہی بن گیا ہوا ہے, انہوں نے کوئی اختلاف کی آواز چھوڑی نہیں ہے. لیکن جو پیرالل آواز آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ آپ حتمی نتائج کا انتخاب کر لیں, مودی صاحب اتنی سیٹیں نہیں لینے جا رہے جتنی کی پریڈکشن کی جا رہی. چلیں سر, یہ تو اب فارم 47 دیکھ کے ہی پتہ چلے گا کہ کتنے تبدیل ہوتے ہیں اور کتنے ویسے ہی رہتے ہیں. ہوتے بھی ہیں کہ نہیں, کوئی خود بھی تو بنا کے جاری کیے تھے نا ایک سیاسی پارٹی نے اس دن, یعنی کہ 6 بجے پولنگ ختم نہیں ہوئی اور 6 بجے رزلٹ تھے ہمارے ایک سینئر اینکر کے پاس جو ٹی وی پہ بیٹھ کے ہمیں بتا رہے تھے, تو ہو جاتا ہے. بالکل, اسی پر انور صاحب آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گی. تو تبدیل بھی ہوتے رہتے ہیں, ہم نے دیکھا کہ 6 بجے نہیں ہوتا بھائی, میں سیاسی عمل کو کور بھی کیا ہے, ایز اے پولیٹیکل ورکر پارٹیسپیٹ بھی کیا. میرے خیال میں تو 6 بجے تک تو کوئی رزلٹ نہیں اناؤنس ہوا تھا, شاید 12 بجے تک کی بات. فارم 45 پہنچ چکے تھے, اتوں ہی پڑے گئے جناب. چلو آگے چل رہے. راتوں رات ہم کچھ اور پڑھ کے گئے تھے, جب ہم نے صبح دیکھا تو کچھ اور چل رہا تھا آفس آ کے, تو اس طرح سے. بالکل انور, آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جیسے کہ عامر نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جو مذہب ہوتا ہے وہ تجارت میں آڑے نہیں آنا چاہیے. آپ کے سیاسی اختلافات ایک طرف ہو سکتے ہیں, مذہب ایک طرف ہو سکتا ہے, لیکن تجارت جو ہے اس میں اس طرح کے ایشوز جو ہیں وہ کریٹ نہیں ہونے چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مودی حکومت آتی ہے تو پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں کچھ بہتری آ سکتی ہے؟ دیکھیے, بہتری آنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف کے ذاتی تعلقات بھی ہیں مودی سرکار کے ساتھ, اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کے اکنامک انٹرسٹ ہوں گے تو پھر آپ کی اس طرح دشمنی نہیں رہے گی. اگر آپ سینٹرل ایشیا ٹریڈ شروع کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اگر بھارت کو آپ راستہ دیتے ہیں, راہداری ہوگی, آپ کو معاشی طور پر فائدہ ہوگا, اور انڈیا بھی دیکھے گا کہ اس کے آپ کے ساتھ تجارتی انٹرسٹ ہیں, اور اس لیے پھر وہ آپ کو اس طرح نہیں للکارے گا جس طرح اب للکارتا ہے. دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ اب جنگ ہے معاشی جو ممالک کے درمیان ہے, تو ہم معاشی طور پر کمزور ہیں, ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اکنامیکلی. یہ بات اب اسٹیبلشمنٹ بھی جان چکی ہے, حکومتیں بھی جان چکی ہیں, اور شاید عوام تو پہلے دن سے جان چکے تھے کہ ہمیں دونوں ممالک کے درمیان ٹریڈ کرنا چاہیے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں اس کی, پنک سالٹ کی, جو ہے وہ پاکستان سے انڈیا میں جاتا ہے, اور انڈیا وہاں پر اپنا ٹریڈ لگا کر وہ پوری دنیا میں بیچتا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ کیا پاکستان میں ایسا نہیں ہو سکتا؟ اتنی کم قیمت پر آپ انڈیا کو نمک بیچتے ہیں اور انڈیا اپنا ٹریڈ لگا کر پوری دنیا میں بیچتا ہے. اس لیے ممالک کے درمیان ٹریڈ ہونی چاہیے, اس سے عوام بھی خوشحال ہوں گے, اور آپ ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو فروغ حاصل ہوگا, کیونکہ پھر ایک دوسرے کو تھریٹ نہیں ہوگا. اب ہمیں بھی یہ معلوم ہے کہ انڈیا بھی ایٹمی پاور ہے, اور انڈیا کو بھی یہ بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ پاکستانی ایٹمی پاور ہے, اور ان میں جذبہ بھی بہت زیادہ ہے, اور پھر مذہب کے نام پہ یہ سب کچھ کر گزرتے ہیں. اب ہمیں اکنامیکلی مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. اس لیے اب یہ بات حکومتیں بھی جان چکی ہیں, دونوں ممالک کی اسٹیبلشمنٹ بھی جان چکی ہے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں انہیں چائنا اور امریکہ سے سیکھ کر ٹریڈ کے عمل کو شروع کرنا چاہیے, تاکہ دونوں ممالک کے عوام بھی خوشحال ہوں اور ہمارا ٹرسٹ جو دونوں ممالک کے درمیان ہے وہ بڑھے. بالکل, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ مودی کے نواز کے ساتھ جو ہیں وہ ذاتی تعلقات ہیں, تو ویسے تسی جگت ہی کرائی ہے, الزام ہی لایا ویسے. ایسا ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں کچھ بہتر تجارت جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آئے, کیونکہ ہمارا فائدہ صرف اور صرف تجارت میں ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.